तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है, और ये चैप्टर चल रहा है क्या, नाइट्रोजन ग्रुप। आज हम इस चैप्टर में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स की जो कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनके कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शंस हैं। आज हम इनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर, क्या लेंगे हम, इम्पोर्टेंट reactions of nitrogen, phosphorus and their compounds। समझ गए बच्चों कि हम जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कुछ रिएक्शंस, और इसके अलावा इनके जो कंपाउंड्स हैं उनकी कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले हम आ जाते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन मतलब यहाँ पर हम लेंगे डाई नाइट्रोजन, इसकी कुछ रिएक्शंस। तो पहली बात तो ये बता दूं कि नाइट्रोजन एक नॉर्मल टेम्परेचर में बच्चों इनर्ट है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्रेशर, इन कंडीशंस में फिर नाइट्रोजन कुछ रिएक्शंस देता है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये होगा कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, इनर्ट at normal condition of temperature and pressure। ऐसा क्यों है बच्चों, बताओ। क्योंकि इट इज, ठीक है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है, इट इज ड्यू टू वेरी हाई, क्या होती है इसकी, वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी। और आप जानते हैं कि ये एनर्जी लगभग 941.4 किलो जूल पर मोल के आसपास की है, और जो एक नॉर्मल टेम्परेचर में अवेलेबल तो नहीं है। तो इसलिए एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में इनर्ट है। बट अगर हम ये कहें कि बट इट गिव्स, ठीक है, सम रिएक्शंस, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ हाई जो है टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर एंड कैटालिस्ट। हाई टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट की प्रेजेंस रखें तो ये कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट देता है। जैसे फर्स्ट है, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखो बच्चों, अगर आप रिएक्शन विद मेटल्स में देखें, तो अगर ये बात की जाए तो फर्स्ट ए में, फर्स्ट ए ग्रुप में जो है, इन फर्स्ट ए ग्रुप ओनली लिथियम रिएक्ट करता है, ठीक है, लिथियम रिएक्ट विद Li। एंड अगर हम इन सेकेंड ग्रुप की बात करें तो ऑल मेंबर्स रिएक्ट करते हैं विद N2, ठीक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से फिर सभी मेंबर जो है रिएक्शन कर लेते हैं। तो सोडियम नहीं करता, पोटेशियम नहीं करता, लिथियम जरूर करता है, कि लिथियम 6, ठीक है, और यहाँ पर N2, और यहाँ हाई टेम्परेचर रखा जाए तो बन जाएगा Li3N। इसको बोलेंगे क्या, लिथियम नाइट्राइड। लेकिन ये रिएक्शन सोडियम के साथ नहीं होगी बच्चों। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मैं सोडियम लूँ और N2 लूँ तो नो रिएक्शन, ठीक है। बट अगर हम अदर मेंबर्स की बात करें कि यहाँ पर बेरिलियम लें, चाहे कैल्शियम लें, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे स्ट्रोंशियम हो, बेरियम हो, अगर इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन से हो रही है, ठीक है, तो ये बनाते हैं M3N2, मतलब ये कहलाएंगे नाइट्राइड।
और ये सब नाइट्राइड वाटर में, अगर मतलब हम ये कहें कि ये है Mg3+N2 है ना, तो ये बन जाएगा क्या, Mg3N2, ये बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड है ना। अगर इसे हाइड्रोलाइज्ड कर दें तो बनेगा MgOH का होल ट्वाइस, और ऐसे 3 मोल बन जाएंगे, और प्लस 2 मोल क्या बनेगी बच्चों, अमोनिया। कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड अगर ये वाटर में डिसॉल्व किए जाएं तो ये बना देते हैं क्या, अमोनिया गैस, और ये लैब में इनका प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे दूसरी रिएक्शन है, आप देखोगे हैबर प्रोसेस में आपने पढ़ भी ली है, हैबर प्रोसेस ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है ना। ये NH3 बनाने की एक प्रोसेस है, उसमें भी नाइट्रोजन डायरेक्ट ली जाती है N2 गैस, और यहाँ क्या लिया जाता है 3H2 गैस, और यहाँ पर लगभग 700 केल्विन टेम्परेचर, 200 बार प्रेशर, इसके अलावा Fe2O3 कैटलिस्ट है ना, और या मोलिब्डेनम आयरन भी लिया जाता है, तो इस तरह से बनती है क्या बच्चों, अमोनिया। तो ये कुछ दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। उसके अलावा एक और अगर तीसरी रिएक्शन देखें तो N2+O2 लगभग टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का दिया जाता है, तब क्या बन जाता है 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन बता दूं बच्चों, ये एंडोथर्मिक है, भले ये कंबस्जन है, नाइट्रोजन का कंबस्जन हो रहा है ना ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यही एक ऐसी है जिसमें कोई चीज जल रही है तो हीट की आवश्यकता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी नाइट्रोजन की मेटल के साथ, अमोनिया फॉर्मेशन। और तो ये हमने नाइट्रोजन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी है ना। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, कैल्शियम कार्बाइड से, हाँ, चौथी रिएक्शन है कि अगर CaC2 लिया जाए और नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई जाती है तो बनता है CaCN2 प्लस कार्बन। तो ये जो है इसको बोलते हैं जो नाइट्रोलियम या कैल्शियम, ठीक है, साइनेमाइड, ये है, और ये यूज्ड एज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। क्यों होता है देखो, क्योंकि अगर ये वाटर से हाइड्रोलाइज्ड होगा है ना, तो बना देता है यूरिया, क्योंकि दो नाइट्रोजन है, मतलब पहले H2 ये हटा दें तो ये बन जाएगा NH2 CONH2, और प्लस यहाँ पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम साइनेमाइड सी, ठीक है, इसका यूज यूरिया की तरह ही होता है फर्टिलाइजर में, ठीक है। जैसे यूरिया डिजोल्व, डायरेक्ट यूरिया बनाया जाए या कैल्शियम साइनेमाइड को वाटर में रखा जाए तो ये तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई बच्चों नाइट्रोजन से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता देता हूँ अमोनिया, उसकी, अमोनिया की, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। अभी आपने देखा ये नाइट्रोजन की रिएक्शंस थी, हालांकि बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन जो काम की रिएक्शंस हैं अमोनिया की, उनमें से पहली रिएक्शन तो है, आप देखोगे, रिएक्शन विद क्लोरीन, ठीक है, कि नाइट्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई जाए तो दो रिएक्शन है बच्चों, कि अगर यहाँ पर हम NH3 लें और 3Cl2 ये एक्सिस में रखें, ठीक है, तो ये बनता है NCl3 प्लस, ठीक है, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, जो कि एक एक्सप्लोसिव होता है बच्चों, ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोरीन काफ़ी बड़े हैं और नाइट्रोजन काफ़ी छोटा है, तो इनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है क्लोरीन। तो जब आपने देखा कि
क्लोरीन अगर एक्सिस में है तब तो ये बन जाएगा। और दूसरी रिएक्शन है कि अगर अमोनिया एक्सिस में है, जैसे ये है NH3 प्लस, तो यहाँ पर हम ये एक्सिस में ले लें और प्लस 3Cl2, तो पहले क्या होगा कि NCl3 तो बनेगा ही बनेगा और 3 ये बन गए क्या HCl। फिर ये जो अमोनिया है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर 3 ये ले लें और प्लस ये जो HCl बने 3HCl। अच्छा ये सॉरी, यहाँ बनता है N2 और प्लस यहाँ 2 ले लें, तो यहाँ पर पहले जब अमोनिया एक्सिस में रहेगा सॉरी, तो ये बनता है 2NH3 से पहले N2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा और 3Cl2, तो ये हो गया कुल मिला के 6, ठीक है, HCl। और फिर ये अमोनिया के साथ अभी चूंकि अमोनिया एक्सिस में है तो ये 6 अमोनिया और 6 HCl जो हैं ये मिल जाते हैं और बनता है 6NH4Cl। अगर आपसे कहा जाए कि क्या प्रोडक्ट बना टोटल, तो देखो 8NH3 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 3Cl2, तो बना है N2 प्लस 6NH4। तो आप देख रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन एक्सिस में है तो अमोनिया एक्सिस में है तो नाइट्रोजन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और जब क्लोरीन एक्सिस में था तो हम देख रहे हैं क्लोराइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगी ये रिएक्शन आपके असाइनमेंट में ढूंढोगे। और दूसरी रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, कि अगर हम आ जाए तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में बहुत सारी रिएक्शंस है अमोनिया की, कि ठीक है डिफरेंट, अगर हम ये कहें कि डिफरेंट सॉल्ट्स जो होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म soluble complex with ammonia और NH4OH, एक्वस अमोनिया या अमोनिया, ठीक है। जैसे हम देखें कि CuSO4 है, एक्वस लिया जाए और इसके साथ 4NH3, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है NH3 होल 4SO4, जो कि एक डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ना। और ये टेस्ट आप देखते हैं लैब में लगाया जाता है बेसिक रेडिकल डिटर्मिनेशन में, कॉपर के आइडेंटिफिकेशन में। ठीक इसी तरह से अगर हम कहें कि ये है AgCl वाइट PPT होता है ये, और इसमें अमोनिया मिला दी जाए तो ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NH3 का होल ट्वाइस Cl, ठीक है, जो कि सॉल्युबल होता है कलरलेस, ये है सॉल्युबल इन अमोनिया। जबकि आप देखते हैं कि ये जो है इनसॉल्युबल है किसमें बच्चों, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये दोनों में सॉल्युबल इन अमोनिया और वाटर दोनों में अब डिसॉल्व हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक इसी तरह से सेम यही रिएक्शन AgBr के साथ भी होती है, येलो प्रेसिपिटेट होता है ये, और अगर उसको अमोनिया में रखा जाए तो ये भी घुल के क्या बना देगा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स Br। ये भी एक क्या है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर AgI की बात करें तो AgI चूंकि कोवलेंट नेचर का ज़्यादा है, इसमें कोवलेंट नेचर ज़्यादा है, और इसीलिए अगर यहाँ अमोनिया रखी जाए तो नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि AgI हम कहेंगे इनसॉल्युबल इन अमोनिया, समझ गए ना, ये अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कुछ रिएक्शंस याद रखनी है। अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन से काम की है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने आपको बताई, है ना। इसके अलावा एक दो रिएक्शन और हैं, जैसे कि रिएक्शन विद, एक होता है क्या नेस्लर रिएजेंट, ठीक है, नेस्लर रिएजेंट से
कौन सी रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट, और ये होता है K2HgI4 इसके साथ। तो ये नेस्लर रिएजेंट के साथ मिलाया जाए, मतलब यहाँ पर दिया जाता है NH4OH प्लस, ठीक है, K2HgI4 और प्लस QH। तब अभी देखते हैं तो ये किस तरह का कंपाउंड बनता है। HgO, Hg, यहाँ पर Cl, सॉरी आयोडाइड यहाँ पर, और यहाँ NH2। इसके अलावा Ki और H2O आदि रिमूव होते हैं ना। तो ये जो बनता है इससे बोला जाता है क्या, आयोडाइड ऑफ मेलॉन बेस, ठीक है, मेलॉन्स बेस, जो कि कैसा होता है, ब्राउन कलर का। तो ये रिएक्शन ये बता दूं कि यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम ग्रुप, बेसिक ग्रुप है ना, कि बेसिक ग्रुप में अमोनियम ग्रुप जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो ये रिएक्शन इसमें यूज होती है। तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन मिलेगी, लेकिन आप इतना अच्छे से याद रखिए। एक तो ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और जो मैंने आपको इस तरह से, बाकी एक रिएक्शन और अमोनिया की होती है NH3 प्लस B2H6 के साथ टेम्परेचर में, तो बनता है B3N3H6। लगभग टेम्परेचर 200 डिग्री से ऊपर है, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, बोरोजाइम। कुल मिला के यहाँ मैं 2 लगा दूँ तो यहाँ लगेंगे 6 और यहाँ लगेंगे 3, तभी बनता है बोरोजाइम, या इसी को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बेंजीन जैसा दिखता है, लेकिन ज़्यादा पोलर है क्योंकि इसमें हेक्टो एटम है इस तरह से, और ये अल्टरनेट इस तरह से, इसमें भी डबल बॉन्ड होते हैं, सब में एक एक H जुड़े होते हैं, लेकिन ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये में पोलर नेचर ज़्यादा है। और अगर इसी को बहुत ही हाई टेम्परेचर में हीट कर दिया जाए तो बन जाता है Bn, और इसे बोला जाता है इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। समझ गए ना, इस तरह से। तो ये 2 रिएक्शन हैं अमोनिया की, इसके साथ डाइबोरेन के साथ, जो कि हमने काम की रिएक्शन अच्छे से याद रखना है। ये तो था अमोनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देखो बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम का है और वो है रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनको हम देख लें। तो देखो, इसमें सबसे ज़्यादा जो नाइट्रिक एसिड में पूछा गया है आज तक वो है रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो इसमें हम लेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखो बच्चों, इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब ये जो है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ दीज रिएक्शंस, मतलब जो ये मेटल्स के साथ रिएक्शंस होंगे, डिपेंड, ठीक है, अपॉन concentration of nitric acid and nature of metal, ठीक है, कि मेटल कैसा है, नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, उसी के अनुसार प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे पहला है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया जाए तो बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि Fe है ना, Mg है, Zn है, ये बना देते हैं क्या बच्चों, NH4N। देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है Fe प्लस 2NH, पहले रिएक्शन हुई 2HNO3, तो ये क्या होता है, पहले बना Fe
NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H। फिर क्या होता है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है और H पहले ही बन जाएगा यहाँ क्या NH3 प्लस H2, मैं यहाँ 2 लगा दूँ ऐसा, तो नाइट्रोजन और ये हो गए 6 हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन हो रहे हैं हमारे पास 6, तो 6 यहाँ H2O लगा दें, तो हाइड्रोजन टोटल लगेंगे हमारे पास 6 यानी 12 और 6 18, 18 में से 2 ये हैं, तो हमें यहाँ पर कितने H लेने होंगे, 18 का मतलब है 16H प्लस, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इससे 8 से। और फिर क्या होता है कि ये जो NH3 बना 2NH3 प्लस 2, ठीक है, HNO3, अब बन जाता है 2NH4NO3। कुल मिला के ये 3 स्टेप की रिएक्शन हो गई, तो ये हो गया 8Fe प्लस अमोनिया, देखो बच्चों 16 और 2 18, सॉरी नाइट्रिक एसिड 16, 2 18 और 2 20, तो 20 तो HNO3 लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बना है 8FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया भी हट गए तो बन गया, और यहाँ पर 2NH4NO3। तो इस तरह से वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की अगर इनके साथ रिएक्शन होती है तो अमोनिया नाइट्रेट बनता है। फिर हम आ जाते हैं दूसरी रिएक्शन है विद डाइल्यूट, ठीक है, HNO3। तो इसमें मेनली 2 रिएक्शन लेनी है हमें, कॉपर और विद जिंक के साथ। तो अगर हम यहाँ कॉपर यूज करेंगे, ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा प्लस कॉपर के साथ जो डाइल्यूट कंडीशन में है और NO बनता है, और जब Zn लेंगे तो बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस डाइल्यूट के साथ इसका कंपाउंड बनता है क्या N2O। तो देखो पहला स्टेप तो बिल्कुल वैसी है जैसे पहला ये है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है Cu प्लस HNO3 2 मोल, तो CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस क्या 2H। फिर क्या होता है कि ये जो HNO3 है ना, और जो H लिबरेट हुए हैं इसी से बन गया क्या NO, तो यहाँ 2 लगा दें, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, प्लस 6 हमारे पास ऑक्सीजन थे जिनमें से 2 तो यहाँ निकल गए, तो 4H2O, तो टोटल लगे 8, 8 में से 2 तो यहाँ 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें किससे 3 से। तो इस तरह से हमारा जो कंपाउंड बन गया वो है 3Cu प्लस 6 और 2 8HNO3, ठीक है, तो बन गया 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO और प्लस क्या 4H2। तो ये रिएक्शन इसके साथ हो गई डाइल्यूट के साथ। ऐसे ही अगर हम जिंक ले लें तो दूसरी रिएक्शन डाइल्यूट के साथ ही कर रहे हैं HNO3, तो ये रिएक्शन से पहले बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H और फिर HNO3, ठीक है, 2 ले लें प्लस H, तो बन जाएगा N2O प्लस 5H2O, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि कितने हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो 10H, तो यहाँ पर तो यहाँ लगा देंगे 8, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें किससे 4 से, बस फिर हम इसको ऐड कर दें तो हो जाएगा 4Zn प्लस 8 और 2 10, कितने HNO3, तो बनेगा 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O और प्लस क्या बच्चों 5H2। तो इस तरह से ये रिएक्शन है डाइल्यूट के साथ। तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन चूंकि जिंक जो है एक अच्छा रिड्यूसर है, इसलिए ये नाइट्रोजन को सीधा 5 प्लस से 1 प्लस में चेंज कर देता है, जबकि कॉपर उतना अच्छा रिड्यूसर नहीं है, तो 5 प्लस से आप देख रहे हैं 2 प्लस तक ही मतलब NO ही बन पा रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कॉन्सनट्रेट HNO3 के साथ। तो देखो कॉन्सनट्रेट के साथ जिंक है या कॉपर, ये दोनों पहले नाइट्रेट बनाएंगे और फिर इसके साथ बनता है क्या NO। मतलब यहाँ पर चाहे जिंक ले लें, ठीक है, कि मैं यहाँ पर मेटल लेके ऐसा ले लूँ, ये है M, जहाँ M इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों Zn या C प्लस 2HNO3। पहले स्टेप तो सेम है वही जो ऊपर देखा भी आपने,
तो यहाँ NO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बना 2H, और फिर ये है HNO3 प्लस 2H यहाँ लिख दूँ, तो यहाँ बन जाता है NO2, ठीक है, यहाँ 2 ले लें तो 2NO2 प्लस बाकी 6 में से तो 2H2O, तो हाइड्रोजन हो गए 4, तो 4 हो रहे हैं, हमें इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये अब कैंसिल हो गए। तो M प्लस ये हो जाएगा 4HNO3, तो बना है M NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 और प्लस 2H2। इस तरह से कॉन्सेंट्रेट कंडीशन में केवल और केवल एक ही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो पाता है और बन जाता है क्या NO2। ये है कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट दोनों के साथ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। सम मेटल्स जैसे कि कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, आयरन, प्लेटिनम, ठीक है, और पैसिव विद, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट HNO3, इसको बोलते हैं पैसिविटी, जो कोरेजन का उल्टा है बच्चों। मीन्स अगर इन मेटल को इनमें रखा जाए, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दीज मेटल जो है, ठीक है, डू नॉट डिसॉल्व इन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट HNO3। इनमें ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन मेटल्स की सरफेस में नाइट्रिक एसिड एक ऑक्साइड की इनर्ट लेयर बना देता है, जो आगे फिर कोई रिएक्शन नहीं करती, और ये मेटल इसमें क्या हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है एक होता है एक्वा रेजिया। देखो बच्चों, एक्वा रेजिया एक्चुअली होता है 3 पार्ट में HCl और 1 पार्ट में लिया जाता है क्या, HNO3, दोनों क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेट। तो ये जो मिक्सचर बनता है, ठीक है, इसी मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया, ठीक है। प्लेटिनम, गोल्ड, Ag और Pd, Au, और ठीक है, इनर्ट मेटल जो हैं, इनर्ट मेटल्स और डिजोल्ड होते हैं इसमें, डिजोल्ड इन एक्वा रेजिया, रेजिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निसेंट क्लोरीन। समझ गए बच्चों, विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद दीज मेटल्स। इन मेटल्स के साथ ये क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स। देखो कैसे, अगर हम देखें तो ये रिएक्शन होती है 3 पार्ट में HCl और 1 पार्ट में HNO3, तो ये बनता है NOCl प्लस 2H2O प्लस 2Cl। ये जो हैं ये कहलाते हैं निसेंट क्लोरीन, यही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इन्हीं के कारण डिसॉल्व होता है। तो अब क्या होगा, ये है Au प्लस, ठीक है, 3Cl प्लस HCl, तो बन जाता है HAuCl होल 4। ये एक प्रकार का एसिड है जो कि H प्लस प्लस AuCl4 माइनस से ब्रेक हो जाता है। तो ये जो है क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, आरिक एसिड। ऐसे ही ये है Pt प्लस 4, ठीक है, HCl प्लस 2Cl, तो बन जाता है H2Pt, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2HCl और 4Cl है, तो यहाँ हो जाएगा 2HCl प्लस 4Cl, तो बनता है H2PtCl होल 6 क्लोरो प्लेटेनिक एसिड। तो ये भी अच्छा आयोनाइज सोल्यूशन देता है, और इस तरह से 4 माइनस ब्रेक हो जाता है, तो वाटर ये भी क्या है, सॉल्यूबल। तो इस तरह से जो है इसमें जो है डिसॉल्व करने की, और एक लास्ट बचता है और वो है ब्राउन रिंग एसिड, ठीक है। ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट ग्रुप, जो कि क्या है बच्चों, बेसिक रेडिकल।
तो अगर कोई नाइट्रेट लिया गया, मान लो NO3, ये एक सॉल्ट में रहता है, इसमें मिलाया जाता है फेरस सल्फेट, फैस बिल्कुल, ठीक है, और प्लस H+, ये कॉन्सनट्रेट क्या मिलाया जाता है, H2SO4। तो पहले बनता है NO+, यहाँ पर कुल मिला के 3 लगेंगे, तो 3Fe3+ में चेंज हो जाएगा और बन जाता है 2H2। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, 5+ से ये किस में चेंज हो गया, 2+ में। कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं इस प्रोसेस में। फिर ये जो NO बना है, ये फेरस सल्फेट के साथ जो फेरस बना हुआ है प्लस 5H2O, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O होल 5NO, और यहाँ लगा दें SO4, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, जो कि एक ब्राउन रिंग की तरह दिखता है, ठीक है। वो टेस्ट ट्यूब में, मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसी बनी हुई दिखेगी आपको रिंग, या कई बार इतना भरा अकेला लिखा होता है FeSO4 इंटू NO, तो भी ये यही है बच्चों, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। इससे कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो यहाँ पर, और एक और बात बता दूं, यहाँ पर ये +1 में है और ये भी +1 में है, और ये क्या है, -2, इसीलिए टोटल सल्फेट आयन इसको न्यूट्रल करके रखता है। तो ये आपको नाइट्रिक एसिड में ये रिएक्शंस याद रखनी है। बाकी फॉस्फोरस से रिलेटेड एक ही रिएक्शन अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये है रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस, तो वो है फॉस्जीन बनती है, फॉस्फीन मतलब P4 + 3H2O + 3NOH, तो बनता है ये क्या बच्चों, PH3 प्लस यहाँ बन जाएगा 3NaH2O। तो ये एक क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन। तो फॉस्फोरस में और कोई खास रिएक्शन नहीं है, बाकी तो मैंने लिखा ही दिए, PCl3 के बनने में, PCl5 के बनने में फॉस्फीन की रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट ये है, हालांकि ये भी पहले प्रिपरेशन में बता चुका हूँ। तो कुल मिला के ये था हमारा नाइट्रोजन ग्रुप, जितना आपको इस ग्रुप में पढ़ना है। बाकी एलोट्रॉपी ऑफ फॉस्फोरस तो रटने वाली बातें हैं, तो उसको आप देख लेना। बाकी मैंने जितनी रिएक्शंस, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इससे आपको बता दी, जो NCERT से रिलेटेड, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट में, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन ग्रुप।